जय हिंद। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा 152वां लेक्चर है। सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बारे में पढ़ लिया था। आज के सेशन में एक तो हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स की सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन इंडिया के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स के बारे में और फाइनली हम बात करेंगे ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स की सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। ब्रिटिशर्स की सोशल और कल्चरल पॉलिसी की कहानी क्या रही है। देखो 1813 से पहले तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को फॉलो करेगी। 1813 से पहले तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के सोशल, रिलीजियस और कल्चरल मैटर्स में इंटरफेयर करेगी नहीं, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को फॉलो करेगी। लेकिन 1813 के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेकर आएगी जिनके थ्रू इंडियन सोसाइटी को, जिनके थ्रू इंडियन कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी, बदलने की कोशिश की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाया गया और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू एक तो इंडिया में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया और दूसरा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख रुपए दे दिए गए। अब खुद ही सोच के देखो, जब ये क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आएंगे तो क्या ये इंडियंस के ऊपर क्रिश्चियनिटी को इम्पोज करने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है कोशिश करेंगे। और इससे हमारा कल्चर इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट होगा। और ये जो 1 लाख रुपए दिए गए एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इसके पीछे आइडिया ये बिल्कुल नहीं था कि इंडियंस का फायदा हो। इसके पीछे आइडिया बड़ा सिंपल था कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाओ, इंडियंस को इंग्लिश कल्चर के साथ में अवेयर करवाओ, ताकि लॉन्गर रन में इंडियंस को ट्रेन किया जा सके, ताकि लॉन्गर रन में इंडियंस को तैयार किया जा सके, ताकि लॉन्गर रन में इंडियंस को इजीली रूल किया जा सके। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि 1813 आते आते ऐसा क्या बदला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि अब हमें इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, अब हमें इंडियन कल्चर को बदलना चाहिए। और इसके पीछे कई सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल रहे, जैसे इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत यूरोप में हुई और कब हुई? इन 1750s हुई। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रिजल्ट्स अब दिखने लगे थे, नए नए इंडस्ट्रीज के लगने की शुरुआत हो गई थी। इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। और जब ये नए नए इंडस्ट्रीज लगाए गए तो इन इंडस्ट्रीज के लिए, इन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब एक मार्केट की ज़रूरत थी। और इंडिया से बड़ा और इंडिया से बेहतर मार्केट ब्रिटिश गवर्नमेंट को और कहाँ मिलता। तो अपने इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोसाइटी को और इंडियन कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत की, बदलने की शुरुआत की। और अगर बहुत ब्लंट लैंग्वेज बोलें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस को ट्रेन करने की शुरुआत की। खुद ही सोच के देखो, जब इंडियंस को इंग्लिश कल्चर के साथ में अवेयर करवाया जाएगा और जब इंडियंस को डेलिबरेटली बताया जाएगा, उनके दिमाग में बिठाया जाएगा कि इंग्लिश कल्चर सुपीरियर है, तभी तो इंडिया में एक मार्केट तैयार होगा इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो अपने इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन सोसाइटी को और इंडियन कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत की, चेंज करने की शुरुआत की, बदलने की शुरुआत की। दूसरा, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन। ये वो फेज है जब नए नए आइडियाज़ का इमरजेंस देखने को मिलेगा। ये वो दौर है जब नए नए तौर तरीकों का इमरजेंस देखने को मिलेगा। ये वो फेज है जब नए नए मॉरल्स का इमरजेंस देखने को मिलेगा। ये वो फेज है जब एक नई इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास का इमरजेंस देखने को मिलेगा। और ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, इसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में अवेयरनेस होगी और इस इंटेलेक्चुअल क्लास को समझ में आएगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमें सप्रेस कर रही है, ये हमें ऑप्रेस कर रही है, ये हमें एक्सप्लॉइट कर रही है। और ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने की शुरुआत करेगी। और इस क्वेश्चनिंग को कर्व करने के लिए, इस क्वेश्चनिंग को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन सोसाइटी को,
इंडियन कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी इंडियंस को लॉन्गर रन में ट्रेन करने की। खुद ही सोच के देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जैसे जैसे लोग यूनाइट हो रहे हैं वैसे वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक फीलिंग डाल रही है, एक फीलिंग इनकलकेट कर रही है इंडियंस के बीच में कि वो भी इंग्लिश कल्चर का हिस्सा है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं। और इस फीलिंग से क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो इंडियंस हैं ये एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक तरीके से प्रॉपरली ट्रेन हो जाएंगे। तीसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने आप में सक्सेसफुल था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो नोबल आइडियाज थे, जैसे लिबर्टी है, जैसे इक्वालिटी है, जैसे फ्रेटर्निटी है, ये दुनिया भर में पहुंच रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से एक नई वेव शुरू हुई डेमोक्रेसी की, एक नई वेव शुरू हुई नेशनलिज्म की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों के बीच में बातचीत होने लगी डेमोक्रेसी के बारे में, लोगों के बीच में नेशनलिज्म की, देशभक्ति की एक फीलिंग इमर्ज होने लगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो हीरोज थे, जैसे वोल्टेयर, जैसे रूसे, जैसे जॉन लोकी, इन्होंने दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स को इन्फ्लुएंस करने की शुरुआत की। इन्होंने इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स को भी इन्फ्लुएंस करने की शुरुआत की। और जब लिबर्टी की बात होगी, जब इक्वलिटी की बात होगी, जब फ्रेटर्निटी की बात होगी, जब इंडियन इंटेलेक्चुअल्स को ये समझ में आएगा कि ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज करने की शुरुआत करेंगे? हाँ, बट ऑब्वियसली बात है, चैलेंज करने की शुरुआत करेंगे। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक और चीज हुई, और वो एक और चीज क्या है कि जब लोगों को दिखा कि फ्रांस में आम जनता ने राजा को चैलेंज किया और राजाशाही को हटा दिया, उखाड़ के फेंक दिया, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इंडियंस को भी लगेगा कि यार हम भी इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, हम भी इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल के फेंक सकते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और इस फीलिंग को, इस नेशनलिज्म को कर्व करने के लिए, इस नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लीडर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रही थी, एक तरफ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लीडर्स को मार रही थी, पीट रही थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इंडियन सोसाइटी को और इंडियन कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी, बदलने की कोशिश कर रही थी, लॉन्गर रन में इंडियंस को ट्रेन करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर बात करें, तो ये जो ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज इन इंडिया रही, इनको दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है। एक तो 1813 से पहले तक, 1813 से पहले तक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के सोशल, रिलीजियस और कल्चरल मैटर्स में इंटरफेयर करेगी नहीं, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को फॉलो करेगी। लेकिन फिर 1813 के बाद ऐसा देखने को मिलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे मेजर्स लेगी जिनके थ्रू इंडियन सोसाइटी को, जिनके थ्रू इंडियन कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी, बदलने की कोशिश की जाएगी, इंडियंस को ट्रेन करने की कोशिश की जाएगी। और इसी फेज के दौरान बहुत सारी नई नई चीजों का इमरजेंस देखने को मिला, जैसे नए नए थॉट्स का इमरजेंस देखने को मिला। और ये जो नए नए थॉट्स इमर्ज हुए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, इनके फीचर्स क्या थे। देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि एक नई इंटेलेक्चुअल पढ़ी लिखी क्लास का इमरजेंस देखने को मिलेगा इंडिया में। और ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, ये बात करेगी रैशनलिज्म के बारे में, ये बात करेगी रीजन के बारे में, ये बात करेगी साइंटिफिक एटीट्यूड के बारे में। ये लोग बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आंखें बंद करके किसी भी चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग देखो, साइंटिफिक एटीट्यूड लेकर आओ, क्वेश्चन करो हर चीज को, और फिर अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है तो उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाओ। रैशनलिज्म की बात होने लगी, ह्यूमनिज्म की बात होने लगी। ह्यूमनिज्म का मतलब लव फॉर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमनिज्म का मतलब ये बिलीफ कि सभी लोग बराबर हैं। ह्यूमनिज्म का मतलब कि सभी लोग रिस्पेक्ट किए जाने चाहिए। ह्यूमनिज्म का मतलब कि किसी भी इंसान को मीन्स के तौर पे यूज नहीं किया जाना चाहिए। ये ह्यूमनिज्म की फीलिंग डेवलप होने लगी, ह्यूमनिज्म की बातचीत होने लगी। और खुद ही सोच के देखो, जब बात ह्यूमनिज्म की होगी तो इंडियंस बोलेंगे नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आप हमें ऐसे सप्रेस नहीं कर सकते हो, आप हमें ऐसे स्लेव्स के जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हो। हम भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, हम भी इक्वलिटी डिजर्व करते हैं। तो एक तो बात होने लगी रैशनलिज्म की,
दूसरा बात होने लगी ह्यूमनिज्म की, और तीसरा बात होने लगी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस की। एक नया आइडिया डेवलप हुआ, एक नई समझ डेवलप हुई कि सभी सोसाइटीज को टाइम के साथ में बदलने की जरूरत है, चेंज होने की जरूरत है, और ये जो चेंज लाया जाए ये जस्ट होना चाहिए, ये रैशनल लाइंस पे होना चाहिए। एक तरफ हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया से इंस्पायर्ड थी, और दूसरी तरफ यही क्लास बात कर रही थी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस के बारे में। यही क्लास कह रही थी कि यार हमें भी लिबर्टी चाहिए, हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हम ऐसे सप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, हम ऐसे ऑप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, ये जो हमारी सोसाइटी है इसको भी टाइम के साथ में चेंज करने की जरूरत है, और ये जो चेंज है ये जस्ट और रैशनल लाइंस पे होना चाहिए। नए नए थॉट्स इमर्ज हुए, और इन नए नए थॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? रैशनलिज्म की बात होने लगी, ह्यूमनिज्म की बात होने लगी, और डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोग्रेस की बात होने लगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं थॉट्स के बारे में, जब हम कहते हैं कि नए नए थॉट्स इमर्ज होने लगे, तो इन थॉट्स ने नए नए स्कूल्स ऑफ थॉट को प्रोड्यूस किया। कौन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट्स को प्रोड्यूस किया? एक तो कंजर्वेटिव्स का इमर्जेंस देखने को मिला। कंजर्वेटिव्स वो लोग जो कि ये कहते थे कि इंडियन सोसाइटी में जितना हो सके उतना कम चेंजेस करने की जरूरत है, चेंजेस करो ही मत, और अगर चेंजेस करने की जरूरत भी है तो बहुत ग्रेजुअली करो, बहुत धीरे धीरे करो। कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं जो कि ये कहते थे कि नो डाउट इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन के इंफीरियर है, उससे छोटा है, उससे नीचा है। और कंजर्वेटिव्स में सिर्फ इंडियंस ही नहीं थे, यूरोपियंस भी थे, जैसे वेरिन हेस्टिंग्स थे, जैसे एडमंड बर्ग थे, जैसे मुनरो थे, जैसे मैटकैफे थे, जैसे एलिप्सटन थे। ये वो लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इंडियन सोसाइटी को ऐसे ही रहने दो, उसके साथ में छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई चेंज कर भी रहे हो तो बहुत ग्रेजुअली चेंज करो। फिर एक दूसरा स्कूल इमर्ज हुआ, और वो दूसरा स्कूल पैटर्नलिस्टिक इंपीरियलिस्ट। ये जो पैटर्नलिस्टिक इंपीरियलिस्ट थे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए आफ्टर 1800, और ये वो लोग थे जो कि ये कह रहे थे कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इसमें सब गलत है। ये लोग इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को बहुत शार्पली क्रिटिसाइज कर रहे थे, और इनका ये मानना था कि ये जो इंडियंस का इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट किया जा रहा है, पॉलिटिकल एनस्लेवमेंट किया जा रहा है, ये जस्टिफाइड है, ये ठीक है। बेसिकली ये पूरे तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में खड़े हुए थे। और एक तीसरा स्कूल इमर्ज हुआ रेडिकल्स का, और रेडिकल्स का मानना ये था कि इंडिया में कैपेसिटी है इंप्रूव करने की, और हमें जरूरत है इंडिया में चेंजेस को लाने की। इनका मानना ये था कि हमें इंडिया में चेंजेस को कुछ इस तरीके से लाना चाहिए कि इंडिया मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड का हिस्सा बने, ऑन द लाइंस ऑफ साइंस, ऑन द लाइंस ऑफ ह्यूमनिज्म। और ये वो लोग हैं, ये वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं जो कि चेंज को फेवर कर रहे हैं, और इन लोगों को कुछ नेटिव इंडियंस भी सपोर्ट करेंगे, जैसे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, जो कि बात करते थे मॉडर्निज्म के बारे में, जो कि बात करते थे साइंस के बारे में, जो कि बात करते थे रैशनलिज्म के बारे में, जो कि बात करते थे ह्यूमनिज्म के बारे में। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग भी इन रेडिकल्स को सपोर्ट करेंगे, इन चेंजेस को सपोर्ट करेंगे। देखो, स्कूल्स ऑफ थॉट्स तो इमर्ज हुए। कंजर्वेटिव्स कह रहे हैं कि छेड़खानी करो ही मत, चेंजेस करो ही मत, रूल करते रहो बस। फिर ये जो पैटर्नलिस्टिक इंपीरियलिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि यार इंडियन सोसाइटी में सब गलत है, इसको पूरे तरीके से गलत है, इसको क्रिटिसाइज करो, इनको अधीन रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरा ग्रुप रेडिकल्स का जो कि ये कह रहा है कि हमें इंडियन सोसाइटी में चेंजेस करने की ज़रूरत है, और इंडिया को मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, ऑन द लाइंस ऑफ साइंस, ऑन द लाइंस ऑफ ह्यूमनिज्म। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी रूलिंग एलिमेंट्स थे वो ज्यादातर इंपीरियलिस्टिक थे, वो ज्यादातर एक्सप्लॉयटेटिव थे, और अगर वो किसी चेंज की बात कर भी रहे थे, अगर वो किसी सुधार की बात कर भी रहे थे, तो उनका आइडिया ये नहीं था कि इंडियंस को कोई फायदा होना चाहिए। उनका आइडिया ये था कि इंडियंस को तैयार करो, कुछ इस तरीके से तैयार करो कि उनको रूल करना, उनको गवर्न करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाए। बहुत सिंपल सी बातचीत है। फिर इसी फेज के दौरान इंडियन रेनेसेंस देखने को मिला। इसी फेज के दौरान इमरजेंस देखने को मिलेगा
बहुत सारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स का, जो कि काम करेंगे सोशल इवल्स को इरेडिकेट करने के लिए, जैसे चाइल्ड मैरिज है, जैसे सती है, जैसे लेबर वगैरह है, जैसे कास्टिज्म का इशू है। ऐसे सोशल इवल्स को इरेडिकेट करने के लिए इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स काम करेंगे, जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, बीएम मालवारी हैं। इन सभी के बारे में, इन सोशल रिफॉर्म्स के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप जाके सेशन को देख सकते हो। अच्छा, ये सब चल रहा है, इतनी सारी चेंजेस हो रहे हैं, इंडिया में एक न्यू इंटेलेक्चुअल क्लास का इमरजेंस देखने को मिल रहा है, और ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने डिलेमा क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लग रहा है। डर किस चीज का लग रहा है? कि अगर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन किया गया तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मॉडर्नाइज्ड लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही खड़े हो जाएं। और इवेंचुअली ऐसा होगा भी। जैसे जैसे हमारे बीच में अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे हमें ये समझ में आएगा कि हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, हमें सप्रेस किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग यूनाइट होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। हम लोग चैलेंज करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और अल्टीमेटली 1947 में इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को निकाल भी देंगे। इनिशियल फेज में यही डिलेमा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि कल को ये जो मॉडर्नाइज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी है, कहीं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही चैलेंज करने ना लगे। तो इनिशियल फेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है? पार्शियल मॉडर्नाइजेशन कर रही है, कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन कर रही है, कि जो चीजें ऐसी हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फायदे की हैं, उनको तो प्रमोट किया जा रहा है, और जो चीजें ऐसी हैं जो कि ट्रू सेंस में इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज कर सकती हैं, उनको ब्लॉक किया जा रहा है। और इस समय क्रिश्चियन मिशनरीज का रोल क्या रहा? देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज थे तो उनके लिए तो बड़ा सिंपल था। क्रिश्चियनिटी उनके लिए सुपीरियर रिलीजन था, और ये लोग दिनों रात काम करेंगे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। ये लोग दिनों रात काम करेंगे वेस्टर्नाइजेशन को स्प्रेड करने के लिए। अच्छा, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये किस किस को सपोर्ट करेंगे? ये रेडिकल्स को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज रेडिकल्स बात कर रहे थे साइंटिफिक अप्रोच के बारे में, रेडिकल्स बात कर रहे थे चेंज के बारे में। और जब रेडिकल्स इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में चेंज लाएंगे, तो जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो अंडरमाइन हो जाएगा। और जब ट्रेडिशनल कल्चर अंडरमाइन हो जाएगा, तो इन क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए इजी हो जाएगा कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर पाए। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये सपोर्ट करेंगे इंपीरियलिस्ट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, इंपीरियलिस्ट के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी थी, और जिसकी सुप्रीमेसी है उसके साथ में अगर मिलकर रहेंगे तो इनका काम इजी हो जाएगा। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ये सपोर्ट लेंगे बिजनेसेस का, और ये सपोर्ट करेंगे कैपिटलिस्ट को। बिजनेसेस का सपोर्ट भी लेंगे और बिजनेसेस को सपोर्ट भी करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? बिकॉज जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा, जब नए नए इंडस्ट्रीज को लगाया जाएगा, जब इस कल्चर को अंडरमाइन किया जाएगा, जब दिखाया जाएगा कि इंग्लिश सुप्रीम है, जब दिखाया जाएगा कि इंग्लिश कल्चर सुप्रीम है, तो इन क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए इजी हो जाएगा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना। ये मोटा मोटा सब कुछ चल रहा था ब्रिटिशर्स का इन द फील्ड ऑफ सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज। लेकिन फिर 1857 का रिवोल्ट हुआ, और 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऑफ हेजिटेंट मॉडर्नाइजेशन को अबेंडन ही कर दिया। यहाँ पे जो पार्शियल मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे जो कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, उस थोड़े बहुत मॉडर्नाइजेशन को भी अबेंडन कर दिया गया। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से ये जो एजुकेशन प्रमोट हो रही है, ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास की ग्रोथ देखने को मिल रही है इंडिया में, इसको अंडरमाइन किया जाए, इसको खत्म किया जाए। लेकिन अब ये जो चेंज होने लग गया था इंडियन सोसाइटी में, इसको रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। अब ये जो एजुकेटेड इंडियंस थे, ये बहुत रैपिडली मॉडर्नाइजेशन की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, ये बहुत रैपिडली इंडियंस को बताने की शुरुआत करेंगे कि उनको किस तरीके से ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उनको बताने की शुरुआत करेंगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इक्वलिटी नाम की चीज़ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्रेटर्निटी नाम की चीज़ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटीग्रिटी नाम की चीज़ है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो खूबसूरत आइडियाज़ थे, अब वो इंडियन सोसाइटी तक पहुंचने लग जाएंगे। और इसको कर्व करने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स जो हैं वो सोशली ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स को सपोर्ट करेंगे, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कास्टिज्म को एनकरेज करेगी, कम्युनलिज्म को एनकरेज करेगी और इंडियंस को रिलीजन के नाम पे, कभी रीजन के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे डिवाइड किया जाएगा और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मोटा मोटा होपफुली आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये जो ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज हैं ये इवॉल्व हुई इंडिया में। और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, लेकिन हाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ लिया जाए कि भाई किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स के टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसी किस तरीके की थी, और ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी इट वाज गाइडेड बाय 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट से गाइडेड थी? एक तो यूजिंग द प्रिंसली स्टेट्स एज अ बल्बर्क ऑफ एम्पायर, यूजिंग द प्रिंसली स्टेट्स एज अ वॉल ऑफ एम्पायर। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स को वॉल के तौर पे यूज करना चाहती थी, बफर स्टेट के तौर पे यूज करना चाहती थी, प्रोटेक्शन के तौर पे यूज करना चाहती थी। और दूसरा, सबॉर्डिनेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स कंप्लीटली टू ब्रिटिश अथॉरिटी। साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स को यह भी बता रही थी कि आप पूरे तरीके से हमारे अधीन हो, आप पूरे तरीके से हमारे सबॉर्डिनेट हो, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। तो ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट्स वाज गाइडेड बाय 2 पॉइंट्स। कौन कौन से 2 पॉइंट्स? एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स को एज अ वॉल, एज अ प्रोटेक्शन यूज कर रही थी, और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स को यह भी बता रही थी कि आप पूरे तरीके से हमारे अधीन हो, आप पूरे तरीके से हमारे सबॉर्डिनेट हो, पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। 1857 का रिवोल्ट हुआ और 1857 के रिवोल्ट के बाद पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अबेंडन कर दिया, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। बेसिकली 1857 के रिवोल्ट के दौरान ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहीं, और इनकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब आपको फर्दर एनेक्स नहीं किया जाएगा, हम पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को अबेंडन कर रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा स्मार्ट मूव था। स्मार्ट मूव क्यों था? बिकॉज अब ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन स्टेट्स को एज अ बफर कल्टीवेट करेंगे, इन स्टेट्स को एज अ वॉल कल्टीवेट करेंगे, इन स्टेट्स को एज अ प्रोटेक्शन कल्टीवेट करेंगे अगेंस्ट द फ्यूचर पॉलिटिकल अनरेस्ट। कि अगर अब कभी फ्यूचर में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो तो इन स्टेट्स को एज अ बफर यूज किया जाएगा, इन स्टेट्स को एज अ प्रोटेक्शन यूज किया जाएगा। साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स को यह भी बोल दिया गया कि अब हम आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गारंटी कर रहे हैं। बोल दिया ना कि अब फर्दर एनेक्सेशन नहीं किया जाएगा, अब आपकी जमीन आपसे नहीं छीनी जाएगी, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी गारंटी कर दिया गया। और साथ में प्रिंसली स्टेट्स का जो राइट टू अडॉप्ट एंड हेयर था उसको भी रिस्पेक्ट किया गया। पहले तो क्या हो रहा था कि अगर किसी राजा ने किसी वारिस को अडॉप्ट किया है, नेचुरल वारिस नहीं है, तो उस हेयर के राइट को रिस्पेक्ट किया ही नहीं जाएगा, उसको वारिस माना ही नहीं जाएगा। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि योर राइट टू अडॉप्ट एन हेयर इज गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बेहद स्मार्ट थी। बहुत स्मार्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह भी बता दिया प्रिंसली स्टेट्स को कि आपको कितना भी इंटरनल फ्रीडम हम दे रहे हैं, इंटरनल आपको थोड़ा सा खुला छोड़ रहे हैं हम, लेकिन अल्टीमेटली यू आर सबॉर्डिनेट टू अस, अल्टीमेटली आप हमारे अधीन हो। जब इंग्लैंड की रानी ने केसरे हिंद का टाइटल अडॉप्ट किया, क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल अडॉप्ट किया इन 1876, तो एक मैसेज भेज दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को कि आप इंटरनली थोड़ा बहुत फ्रीडम के साथ में ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके ऊपर राज किसका है? अल्टीमेटली आपके ऊपर राज है रानी का।
अल्टीमेटली आपके ऊपर राज है केसर हिंद का। अल्टीमेटली आप सबॉर्डिनेट हो, आप अधीन हो ब्रिटिश एम्पायर के, आप अधीन हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के। अच्छा, कहने के लिए कुछ चीज़ें की गई, लेकिन आम तौर पे ये देखने को मिलता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये प्रिंसली स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करती थी थ्रू देयर रेजिडेंट्स एंड बाय अपॉइंटिंग एंड डिसमिसिंग मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स। तो कॉन्स्टेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इन प्रिंसली स्टेट्स में इंटरफेयर करता रहेगा। बहुत सिंपल, आपको क्या याद रखना है कि जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए ब्रिटिश पॉलिसी थी ये 2 पॉइंट से गाइडेड थी। कौन कौन से 2 पॉइंट्स? एक तो प्रिंसली स्टेट्स को यूज किया जा रहा था एज अ बफर, यूज किया जा रहा था एज अ वॉल, यूज किया जा रहा था एज अ प्रोटेक्शन। और दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स को बताया जा रहा था कि आप हमारे सबॉर्डिनेट हो, आप हमारे अधीन हो। ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको बताया जा रहा था दैट देर इज अ पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट यूनियन। और फिर इसके बाद बात आती है ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया के बारे में। इंडिया में ब्रिटिशर्स की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? और बड़ा सिंपल है, इंडिया में ब्रिटिशर्स की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो गाइडेड थी बाय इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के लिए, ब्रिटिश एम्पायर के लिए जो भी फायदे की चीज है उस चीज को ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया जाएगा। और क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना फायदा देख रहे थे तो इसकी वजह से इंडिया रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। क्यों रहेगा? बिकॉज ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली खुद की पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिटिशर्स अपने इनवैल्यूएबल इंडियन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स अपने कमर्शियल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सपेंड करने की भी कोशिश कर रहे थे। और फिर फाइनली और भी तो यूरोपियन इंपीरियलिस्टिक पावर्स थी, उनको भी तो दूर रखना था। और उनको दूर रखने का तरीका क्या था? कि इंडिया के ऊपर कंट्रोल को मजबूत रखो। तो ये जो ब्रिटिशर्स की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी थी, ये जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि हम और ज़्यादा एक्सपेंड करें, हम और ज़्यादा एरियाज पे कब्जा करें, हम और ज़्यादा फ्रंटियर्स के ऊपर कब्जा करें, उसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये देखने को मिल रहा था कि हम अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में थे। और उसका इम्पेक्ट आज तक हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, ये सारे किसके प्रॉब्लम्स हैं हमें दिए हुए? ये सब ब्रिटिशर्स के प्रॉब्लम्स हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। देखो, ये चैप्टर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फटाफट से देखना, दिमाग में पूरी कहानी को बिठाना और चैप्टर को बाइंड अप कर देना। थैंक यू वेरी मच।